ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। ये क्लास 10th इतिहास चैप्टर नंबर 4 का थर्ड पार्ट आ रहा है और वो चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। तो इसमें हमको अध्ययन जिन जिन विषयों पर करना है वो विषय यहाँ देखिए, उन टॉपिकों को देख लेते हैं। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध, उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, भारतीय कपड़े का युग और मशीन उद्योग के बाद का युग, और फिर लास्ट में है कंपनी आने के बाद बुनकरों की क्या कंडीशन रही। इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही टॉपिक है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। हुआ क्या, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो जितने भी श्रमिक थे वो सब क्या हुए, श्रम करने की ओर अग्रसर हुए। श्रमिकों की समस्या अधिक पारिश्रमिक की कोई समस्या नहीं थी। उस जमाने में श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए श्रमिकों की समस्या या अधिक पारिश्रमिक जैसी कोई समस्या भी नहीं थी। कारण क्या था कि श्रमिक ज़्यादा थे, तो जब श्रमिक ज़्यादा रहेंगे तो पारिश्रमिक भी हमें कम ही देना पड़ेगा, और इसलिए जो श्रम था वो इंग्लैंड में बहुत ही सस्ता श्रम हुआ करता था। मशीनों से बनी चीज़ें एक जैसी होती थीं, वह हाथ से बनी चीज़ों की गुणवत्ता और शुद्धता का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। यानी जो वस्तुएं मशीनों से बनी होती थी वो एक जैसी बनी होती थी, वह हाथ से बनी वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी चीज़ों को अधिक पसंद करते थे। उनका मानना था कि ये क्या है, ये बिल्कुल हैंडमेड चीज़ें हैं और इसमें शुद्धता की 100% गारंटी होनी चाहिए होगी, इसलिए हाथ से बनी चीज़ों का वो प्रयोग ज़्यादा करते थे। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अमेरिका में क्या था, स्थिति कुछ अलग थी। यहाँ पर श्रमिकों की कमी होने के कारण मशीनीकरण एकमात्र रास्ता बचा था और अमेरिका में मशीनीकरण तेजी के साथ हुआ। इसी बीच एक स्पिनिंग जेनी बुनाई की मशीन आई और इस मशीन का बुनकरों ने या जितने भी श्रमिक थे उन्होंने जमकर विरोध किया। यह एक सूत काटने वाली मशीन जो जेम्स हरग्रीव्स लीवर्स द्वारा 1764 में बनाई गई थी। यानी क्या थी, एक सूत बनाने वाली मशीन थी जो 1764 में अस्तित्व में आई। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अच्छे दौर में भी शहरों की आबादी का लगभग 10% अत्यधिक गरीब हुआ करता था। यानी 19वीं शताब्दी में भी जो शहरी 10% लोग थे वो अत्यंत गरीब हुआ करते थे। आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75% के बीच हो गई थी। जब 19वीं शताब्दी की जो आर्थिक मंदी आई उसमें जो बेरोजगारी थी 35% से बढ़कर के 75% तक हो गई। शहरों में 10% लोग भी गरीब होते थे। बेरोजगारी की आशंका की वजह से मजदूर नई तकनीक से चिढ़ने लगे। मजदूरों को क्या लगा कि यार ये मशीन आ गई तो हमारे हाथ पैर काट देगी। अब बताओ, जो आदमी हाथ से काम कर रहा है उसको उसका पारिश्रमिक मिल रहा है, और अगर मशीन आ जाएगी तो क्या होगा। इस पर एक भारत में मूवी बनी है नया दौर, आप देखिएगा उस मूवी को। उसमें भी दिखाया गया है कि कैसे एक मशीन आदमियों को वो पीछे करने का काम करती है ना। और उस मूवी का बहुत फेमस गाना है, खास करके ये शादी विवाह में लोग ज़्यादा गाते हैं, और वो गीत के बोलें कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना या धरती का गहना, जो भी है। तो इस मूवी में यही दिखाया गया है कि कैसे एक मशीन आदमी को पीछे कर देती है, उसके रोजगार पर लात मार देती है।
आप देखो आज के 10-5 साल पहले शहरों में रिक्शे बहुत चला करते थे, पैर वाले रिक्शे। आज उन रिक्शों की जगह ई रिक्शा ने ले लिया है और इस तरीके से कहीं ना कहीं वो लोग क्या हो गए हैं, अब बेरोजगार हो गए हैं। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मजदूरों ने मशीनों का विरोध शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनके रोजगार के अवसर ये मशीनें छीन रही थी, इसलिए श्रमिकों ने इन मशीनों का विरोध किया। 1848 के दशक के बाद रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई। क्या कारण थे भाई? क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, इसलिए 1848 के बाद रोजगार के नए नए अवसर सृजित होने लगे। उपनिवेशों का औद्योगिकीकरण बढ़ गया। अब ये क्या बला आ गई? भारतीय उपनिवेश में औद्योगिकीकरण की शुरुआत कैसे होती है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले भारतीय कपड़े का युग जो था वो क्या था उसको देख लें तो उपनिवेश में औद्योगिकीकरण हमको बिल्कुल क्लियर कट आ जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का भौकाल था, दबदबा था। उच्च किस्म का कपड़ा भारत में आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया से लेकर जाते थे। यानी जो भारत के सूती और रेशमी कपड़े और ऊनी कपड़े होते थे उनका भौकाल, उनका दबदबा पूरे यूरोप में था। उच्च किस्म का कपड़ा भारत में कौन कौन व्यापार करता था? तो आर्मीनियन करते थे और फारसी सौदागर करते थे। ये पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया से लेकर इसको जाते थे। और उस समय के जो सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह थे, किस समय? 1848 के समय। विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी तथा बैंकर व्यापार में शामिल थे। 2 प्रकार के व्यापारी होते थे, आपूर्ति सौदागर और निर्यात सौदागर। यानी एक ऐसा सौदागर होता था जो माल की आपूर्ति करता था और एक ऐसा सौदागर होता था जो माल को बाहर भेजता था, माल का निर्यात करता था। अब जब मशीन उद्योग आ गया तो उसके बाद क्या बदलाव आए उसका अध्ययन करते हैं। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों का दबदबा व्यापार में समाप्त होने लगा। रीजन क्या रहा भाई? देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी थी, इसलिए भारतीय व्यापारियों का दबदबा धीरे धीरे समाप्त होने लगा। सूरत और हुगली जो एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित थे, अब 18वीं शताब्दी के आते आते ये बंदरगाह धीरे धीरे यहाँ से व्यापार कम होने लगा। बंबई तथा कलकत्ता एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे। यानी बंबई और कोलकाता एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे। व्यापार यूरोपीय कंपनी द्वारा नियंत्रित होने लगा। व्यापार पर किसका अधिकार हो गया? आप देखो 1498 से लेकर के और उसके बाद 1664 में जब तक फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आ गई तब तक, और फिर उसके बाद तक तो एक छत्र राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर हो गया। शुरुआत में भारत के कपड़े का व्यापार खूब फल फूल रहा था, लेकिन 18वीं सदी के यूरोप में भारतीय कपड़े की भारी मांग थी, इसीलिए खूब फल फूल रहा था 18वीं शताब्दी में। कंपनी के आने के बाद बुनकरों की क्या स्थिति हुई इसको देख लेते हैं। अब भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया। किसका एकाधिकार हो गया? भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात द कंपनी ऑफ द गवर्नर ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, उस कंपनी का अधिकार हो गया। कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों तथा दलालों को खत्म कर बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। यानी जो बिचौलिए थे,
सक्रिय व्यापारी और दलाल, उनको अंग्रेजों ने रिप्लेस कर दिया और डायरेक्ट खुद बुनकरों से अपना संपर्क स्थापित किया। बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। यानी अंग्रेजों ने कहा कि हमारा जिस बुनकर से संपर्क है उसी का रहे, कि कोई दूसरा व्यापारी उसके साथ संपर्क में ना आने पाए। इसके लिए क्या किया, बुनकरों पर नज़र रखने के लिए गुमास्ता नाम के वेतनभोगी कर्मचारी रख दिए गए। बुनकरों और गुमास्तों के मध्य अक्सर टकराव होते रहते थे। क्यों भैया? क्योंकि ये गुमास्ता, इन गुमास्तों को इस बात का गुमान था अपने ऊपर कि भैया हमको तो ब्रिटिश कंपनी ने इसलिए नियुक्त किया है कि ये जितना बुनकर हैं उन पर ऊपर नज़र रखो, कहीं दूसरे के साथ है इनके ना जुगाड़ सेट हो जाए, है ना। इनको गुमान हो गया था। किसको? गुमास्तों को। गुमास्तों को किस बात का गुमान हो गया? गुमान का मतलब भौकाल हो गया, घमंड आ गया। क्या? कि ये जो बुनकर हैं इन पर नज़र रखने की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने मुझे दे रखी। इस बात का इनको गुमान हो गया। किसको? गुमास्तों को गुमान, यानी गा से गुमास्ता और गा से गुमान। बुनकरों को कंपनी से मिलने वाली कीमत बहुत ही कम होती थी। अब ये क्या करते थे? कंपनी के जो लोग थे, जो व्यापारी थे, जो ठेकेदार थे, वो बुनकरों का अब शोषण करने लगे। क्यों? क्योंकि गुमास्तों को इसीलिए नियुक्त किया गया था कि तू देखो ये कोई दूसरे व्यापारी के संपर्क में ना आए। जब ये दूसरे व्यापारी के संपर्क में नहीं आएंगे तो मजबूरी में मेरे साथ इनको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी और फिर मैं मनचाहा रकम इनके बुने हुए कपड़ों की दूंगा। और इस प्रकार बुनकरों के साथ अंग्रेज ठेकेदारों, कर्मचारियों का शोषण शुरू हो गया। तो ये रहा आज का एक छोटा सा टॉपिक। इस चीज़ का ध्यान रखें कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी अवश्य लिखें, जिससे मुझे पता लगे कि आप मेरा सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि बिना सहयोग के इस पूरे जीवन में कोई कार्य संभव नहीं है। क्योंकि कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो आप मेरे हैंड हो। हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं? मेरे हैंड हैं, मेरे हाथ हैं। ये सब आप ही की देन है कि आज मैं कुछ यहाँ पर करने की स्थिति में हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि आपका भी सम्मान बना रहे और मेरा भी, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।